अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बाज़ लीडर्स ने दावा किया है कि इनके 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने कह दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास असला नहीं था और इनकी गोलियों से कोई नहीं मरा। जबकि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक सिर्फ 12 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है और इनकी डिटेल्स शाया किए हैं। हमने अपनी तहकीकात खुद की ताकि आप तक मुसद्दका इतलात पहुँचा सकें। हम कन्फर्म कर सकते हैं कि 20 साला अनीस शहजाद सत्ती की मौत पेट में गोली लगने से हुई और इसको गोली 26 नवंबर को शाम 6 बजे के करीब ब्लू एरिया में कुलसूम अस्पताल के करीब मारी गई। दूसरे नंबर पर मर्दान के 40 साला सदर अली हैं। इनके भाई अब्दुल वली ने हमें बताया कि सदर अली को 26 नवंबर को रात 8 बजे के करीब सर पर गोली लगी थी और इनकी लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर चरसद्दा के 35 साला ताजुद्दीन है। इनकी मौत भी 26 नवंबर को ब्लू एरिया में शाम 7 बजे के करीब गोलियां लगने से हुई। इनके भाई शहजाद इमरान ने बताया कि ताजुद्दीन को 2 गोलियां लगी, जिनमें से एक सर पर लगी और एक सीने में, और इनकी लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने बताया कि ताजुद्दीन इस्लामाबाद में मजदूरी किया करते थे और इनके 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 9वीं जमात में पढ़ती है, जबकि सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का है। चौथे नंबर पर चरसद्दा के 28 साला मोहम्मद अली हैं। इनकी मौत 26 नवंबर को डी चौक के करीब सीने पर गोली लगने से हुई थी। 5वें नंबर पर पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान के 35 साला मोहम्मद शफीक हैं और इनकी मौत भी 26 नवंबर को ही हुई थी। ताहम इनके कज़न अदनान ने यह बताने से गुरेज किया कि मोहम्मद शफीक की मौत किस वजह से हुई है। मोहम्मद शफीक ज़मींदार हैं और ज़िम्मेदारी करते थे और इनके 2 बच्चे हैं। छठे नंबर पर शांगला के 27 साला तारिक खान हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जान से गए। इनकी मौत 25 नवंबर की रात को हुई थी। तारिक के भाई मोहम्मद ज़ादा के मुताबिक इनके भाई को एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी थी। वाज़े रहे कि इस वाक़े में रेंजर्स के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद मारे गए थे। मोहम्मद ज़ादा का कहना था कि तारिक के 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी 3 साल की है और बेटा सिर्फ 2 महीने का है। 7वें नंबर पर एबटाबाद के अब्दुल कादिर हैं, जिनकी मौत भी 25 नवंबर की रात को हुई थी। इनके कज़न सजाद खान ने हमसे बात करते हुए कहा कि अब्दुल कादिर को 26 नंबर चौंगी के मुकाम पर रात 10 बजे के करीब कमर पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। अब्दुल कादिर तंदूर पर काम किया करते थे और इनके 7 बच्चे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ 5 मज़ीद अफराद अब्दुल रशीद, मुबीन, औरंगज़ेब, कोहाट के इलियास, औरंगज़ई, पशीन के अहमद वली और हरीपुर के इमरान अब्बासी की हलाकत का भी दावा करती रही है, मगर हम अब तक इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द से रब्ता करने में कामयाब नहीं हो सके। इन सब को तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलखसूस इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो लीड करी थी और इस वाक़े के बाद वो बिल्कुल ख़ामोश हैं। पर आज हमारे पास हैं इनकी हमशीरा मरियम रियाज़ वट्टू साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मरियम ये बताइए कि आपकी बहन हमशीरा बुशरा बीबी इतना बड़ा वाक़या हो गया, अब तक ख़ामोश क्यों है? थैंक यू सो मच, आपने शोहदा की जो है उनके बारे में बात की, क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारा कंसर्न यही होना चाहिए कि इतने पीसफुल प्रोटेस्टर्स जिनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, उनके ऊपर इस तरह की फायरिंग करने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, लॉ अलाउ ही नहीं करता। लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि इट वाज अ पार्टी कॉल फॉर ऑल पाकिस्तान। वो लीड नहीं कर रही थी। जिस पॉइंट पे उन्होंने स्पीच की, ऑफ कोर्स वो खान साहब के वर्कर्स थे, उनके साथ कनेक्ट करके एक खान साहब का मैसेज और रीइटरेट के हम खान साहब के लिए, इट वाज अ कॉल ऑफ अ वाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ हर हस्बैंड बिकॉज शी वाज नॉट, द अदर लीडर्स वर देयर। पहली बात तो ये कि जब उनको, और मैं बार बार ये कहती हूँ, अपनी मर्जी से उन्होंने लीड नहीं किया। उनके ऊपर वहां पर 2 जगह पे फायरिंग हुई, उसके कई विटनेसेस भी हैं और होपफुली कोई वीडियोस भी आ जाएंगी, क्योंकि जब फायरिंग होती है बहुत भगदड़ मची हुई होती है। फिर भी शी वॉज नॉट रेडी टू लीव, और ये मेरी उनसे खुद बात हुई। व्हेन शी वॉज मेड टू लीव, वो आपको पता है सर्कमस्टांसिस का, मस्ट हैव गॉटन टू यू। उसके बाद उनके पास तकरीबन 3 दिन तक कोई फोन और कम्युनिकेशन मीन्स नहीं थे। जहाँ पे वो थी, जहाँ पे उनको रखा गया था, वहां पर
फोन जैमर्स और इंटरनेट जैमर्स थे कि जी उनका जो है पहले 2 दिन तो फोन नहीं था उनके पास। जी, मैंने अभी पहले जो भी है आप जी, अभी की आप जी। बात करें, चूँकि मैंने पहले आपके इंटरव्यूज़ देखे तो उसमें तो आपने बड़े वाज़े तौर पे वजह बता दी। इस वक़्त क्यों नहीं बात करने को तैयार? जी, अब मुझे आप ये देखिए कि इतने ट्रॉमा से आप गुज़रे हैं और लोग वो इसी पे लगे हैं। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा वो खैरियत से हैं, उन पे फायरिंग हुई थी, इज़ शी ओके? मेंटली वो कैसे हैं? आपने उनको इस तरह निकाला, उनके ऊपर मतलब इट्स अ हाउसवाइफ वो वहाँ पर इतने लोगों में हैं, जब उन पे फायरिंग हुई, देयर वाज़ नो वुमन विद हर, देयर वाज़ नो लीडरशिप विद हर। उनके साथ हार्डली 1-2 लोग थे क्योंकि वर्कर्स भी डिस्पर्स हो गए, पहले उनके साथ थे। वेरी ट्रॉमेटिक। मेरी उनसे बात हुई है, वो बात करेंगी, वो पब्लिक से भी बात करेंगी, बट वो पहले बात करेंगी इमरान खान साहब से, क्योंकि जो भी उन्होंने बताना है वो पहले उस दिन जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई तो अली अमीन साहब उनके पास फ़ोन लेके गए, बीबी के पास अपना फ़ोन नहीं था, ना वो प्रिजाइड कर रही थी। वो भी न्यूज़ में गलत आया कि उन्होंने मीटिंग अटेंड की। वो फ्यू मिनट्स के लिए अली अमीन साहब अपना फ़ोन उन तक लेके गए और उन्होंने बीबी ने कहा कि मैं जो बात करूँगी वो मैं खान साहब से ही करूँगी। तो आई थिंक दैट शी इज़ वेटिंग कि उनकी मुलाकात हो जाए खान साहब से और उनको वो बताएँ अपना पर्सपेक्टिव क्या हुआ और उसके बाद ही जो है वो उसके ऊपर आगे बात करें। आपने पहले भी बात की बाकी टीवी चैनल्स पे और आपने ये कहा कि जी वो इसलिए डी चौक पे उन्होंने इंसिस्ट किया क्योंकि वो इमरान खान साहब की कॉल का वेट करी थी, चूँकि उनकी कॉल नहीं आई कि प्लान बदल गया है और आपने डी चौक से अब संजानी जाना है, तो वो शी कैरिड ऑन टू डी चौक। वो तो बात समझ में आ गई, मगर मुझे ये बताइए कि इस वक्त बुशरा बीबी के ताल्लुकात अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कैसे हैं? अली अमीन साहब इम्पोर्टेंट पार्ट है पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, क्योंकि खान साहब ने उन पे ट्रस्ट किया है। जब तक खान साहब को उन पे ट्रस्ट है, बीबी हैज़ लाइक वो खान साहब का ही एक डिसीजन होगा, वो बीबी का डिसीजन नहीं है। अगर खान साहब कहते हैं किसी पॉइंट पे आके कि अली अमीन पे उनको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर बीबी का भी वही डिसीजन है, बिकॉज़ बीबी तो पार्टी के उनको वो नहीं कर रही हैं। उसके अलावा बीबी का जो है कोई और तो इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट nature of the political position that Ali Amin Saab holds. और वो जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है वो बुशरा इमरान के तो कहने पे उनको नहीं दी गई, वो तो खान साहब की तरफ से है और खान साहब भी उसको डिसाइड करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बुशरा बीबी का क्या रोल होगा पार्टी के अंदर, और जब रैलीज़ वगैरह जलसे जुलूसों के अंदर, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन बन के उठी तो हैं और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लीड किया। एक वक्त पे आप कह रही हैं कि लीड नहीं किया, मगर इंस्पिरेशन वो ज़रूर थी, और जब वो जी। लोगों को लेके आई तो उनका क्या रोल होगा मुस्तकबिल में पार्टी के अंदर? क्योंकि ऐसा हुआ कि पार्टी के डिफरेंट टाइम्स पे जो रैलीज और में हुए तो लोगों को स्ट्रेस डेफिसिट हो गया बाकियों पे, इसी वजह से आई थिंक खान साहब को अपनी वाइफ को कहना पड़ा और वो जो भी उन्होंने किया एज यू मेंशन वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी किया। मूविंग फॉरवर्ड भी जैसे मैंने आपको कहा कि शी इज़ वेटिंग टू मीट इमरान खान साहब, जो भी इमरान खान साहब कहेंगे वो ऑफ कोर्स वो करेंगी और शी विल कंटिन्यू हर स्ट्रगल फॉर for the release of her husband and for justice for her husband। लेकिन आपको भी पता है मुझे भी कि उन पे कई और केसेस बना दिए गए हैं और मुझे पहले ही ये पता था कि उनको टेम्परेरीली जो है वो फ्री किया गया और किसी भी पॉइंट पे उनको दोबारा अरेस्ट किया जाएगा। वो सियासत नहीं कर रही हैं, वो आप मैं कोई भी जिसके भी फैमिली पे अगर ट्रबल आती है वी डू आवर बेस्ट, वी कैन नॉट सिट ऑन दिस साइड एंड वॉच थिंग्स हैपनिंग। ये उनका फर्ज भी है, उनका राइट भी है और उनका फर्ज भी है। बहुत शुक्रिया मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा, आपने हमसे बात की और आपने वाजे कर दिया कि बुशरा बीबी अभी इमरान खान साहब के फ़ोन कॉल किया, उनसे बात करने का इंतज़ार कर रही हैं और तभी वो चुप का रोज़ा तोड़ेंगी और उनको अली अमीन गंडापुर के ऊपर तब तक भरोसा रहेगा जब तक इमरान खान साहब को रहेगा। इधर एक वक्फ़ा लेते हैं नाजरीन, और एक बड़ा दिलचस्प हमारा पैनल जो है वो स्केड्यूल्ड है। आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। विल मीट यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने 7 ऐसे पीटीआई के कारकुनान की या ऐसे लोगों की तस्दीक कर दी है जो जब पीटीआई के धरने के अंदर आए 25-26 की रात को तो उनकी हलाकत हुई और गोली लगने से हुई। अब हम आपको ये भी बता दें कि कुछ सहाफ़ी हैं जिनको आप कह दें गिरफ़्तार किया गया या उनको उठाया गया उन्हीं चंद दिनों के अंदर। उसके अंदर सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान शामिल थे और साकिब बशीर जो हैं उनको भी 27 नवंबर की रात को
पिम्स अस्पताल की पार्किंग से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। साकिब बशीर को तो कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन मतीउल्लाह जहां पर एक मंशियात और इंसादे दहशत गर्दी की दफात के तहत एक बोगस मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अदालत ने इनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड के मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद मतीउल्लाह जान को जमानत पर रिहाई मिल गई। मतीउल्लाह जान के अलावा 27 नवंबर की रात को ही लाहौर से एक सहाफ़ी शाकिर अवान को भी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, लेकिन इनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही इन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। शाकिर अवान को 1 दिसंबर को छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक इनके अगवाकारों का कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा हाफजाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मेहदी भट्टी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के पादाश में 6 सहाफ़ियों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अब अदालत ने इनकी ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है। आखिर सहाफ़ी हुकूमत की हिट लिस्ट में क्यों शामिल हो गए हैं और क्या आज़ादाना कवरेज से रोक कर हुकूमत जो है वो फेक न्यूज़ को पनपने का मौका फराहम नहीं कर रही? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करें, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ हैं मतीउल्लाह जान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अगेन कैसर साहब, बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि जी हमने गोलियां नहीं चलाई, हम मान लेते हैं कि आपने गोलियां नहीं चलाई, फिर किसी ने तो गोलियां चलाई ना, चूँकि हम भी तस्दीक कर रहे हैं कि जी 7 लोग को गोलियां लगीं, तो जिन लोगों ने चलाई वो कहाँ हैं? क्योंकि वहाँ पे इतनी फोर्सेस थी, सीसीटीवी कैमरास थे, आपने कुछ फुटेज भी शाया की है, मगर किसी के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा कि जी उन्होंने अपने लोगों पे गोलियां चलाई या आपने कोई FIR दर्ज की हो किसी के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वाक़या हुआ ये लेकिन इसमें आप ख़ुद कह रही हैं कि कोई शहादत नहीं है या कोई फ़ोटोग्राफ़र या प्रेस वाले उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। असल चीज़ तो वही है ना, इंडिपेंडेंट तो तजिया वही कर सकते हैं कि जो प्रेस है या हमारा मीडिया है। अब हमें तो जो बताया गया, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, ना आप मौजूद थी। मैं मौजूद थी सर। अब वहाँ मौजूद थी तो आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से। मुझे तो ये मैं अपना जानता हूँ कि मेरे अपने इलाके चंडियोट से, जिसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, कई पुलिस के बच्चे, यंग बच्चे वहाँ आए हुए थे और ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटल में दाखिल रहे। और वहाँ इसका मतलब ये है कि आपस में कोई झड़प तो हुई है ना, लेकिन यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा आके अगर कैपिटल में बैठ जाए, कई दुनिया में कहीं ऐसा होता है, ये क्या कोई बगावत हो रही है, ये क्या हो रही है? जाके अगर एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज का तरीक़ाकार है, सारी दुनिया एक तरीक़ाकार है, ये एक बात कहीं। और फिर उसके बाद उनको वार्निंग दी जाए, फिर कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, उसकी भी खिलाफ वर्जी करें, और फिर बानी PTI कह रहे हैं कि आके बैठ के किसी जगह पे आके बैठ के बातचीत कर लें, उसको भी नहीं जाए। और एक खातून ललकार करके कि हमने D चौक पे जाना है, तो मुझे ये बताइए कि इस तरह मुल्क चलेंगे? मगर इसका अब हल क्या होगा? शुएब शाहीन साहब, FIR की अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी ने भी किसी के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की। ये जो अमवात हुई हैं, आपने कोई FIR दर्ज की है इस हवाले से कि जी हमारा बंदा जो है वो गोली लग के मर गया, अब हम FIR किसी के खिलाफ दर्ज करेंगे? जी, उसके सिलसिले में हमारी बातचीत चल रही है और हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमने लतीफ़ खोसा साहब की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और जुडिशल कमीशन के लिए भी हमने पिटीशन तैयार कर ली है। वो उसके लिए भी हम जाएंगे कि जुडिशल कमीशन, एक इम्पार्शियल जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सारा इसको डिग आउट करे। अच्छा, देखें जी, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि जो रेंजर्स वाली बात है, वो तमाम एजाज सैयद और बाकी साथियों ने ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि जो गाड़ी चढ़ाई है जिसके ज़रिए उनकी हलाकतें हुई हैं, वो ज़फ़ीर अब्बासी साहब के बेटा, जो कि ज़हनी तौर पर भी माजूर है, उसका प्रॉब्लम बताया गया, और वो शायद खाकान अब्बासी साहब के रिश्तेदार हैं और उसका PTI से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि रात को सारा दिन, मुझे बताएं, जब से अली अमीन का काफ़िला वहाँ से चला और इस्लामाबाद तक पहुँचा, उसको 3 दिन लगे, 24, 25, 26। वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सारे साथियों ने, हमारा नेशनल मीडिया भी था, सोशल मीडिया भी था, इंटरनेशनल मीडिया भी था, सभी ने कवर किया, किसी एक बंदे के हाथ में भी कोई असला नहीं था।
नहीं और सर, सबके माजरत सामने के वो साथ सर, चूंकि मैं आपका कवरेज कर रही एक थी बात सर, अगर आप माइंड ना करें तो सब ने जो है वो गुलेल सी जी उठाई हुई थी, और मेरे तो खुद वहाँ पे एक जो एडिशनल एसएचओ हैं खन्ना पुल के, उनसे मुलाकात हुई पिम्स अस्पताल में, और उनके नाक उनका जो है वो फ्रैक्चर हुआ था, खून जमा हुआ था, यहाँ से जबड़ा जो है वो हिला हुआ था। तो पत्थर का इस्तेमाल तो किया गया है, वो तो हमने खुद देखा। देखें देखें मैं आपको एक बात बताऊं, एक है वहां से लेकर यहाँ तक आने वाले तमाम लोगों के ऊपर जिस तरह शदीद तरीन शेलिंग की गई, गोलियां मारी गई और उनके ऊपर जिस तरीके से तशद्दुद हुआ। आप उन्होंने अगर कोई गुलेलें उठाई हुई थी चंद एक लोगों ने या 1 2 4 5 10 बंदों ने, वो भी अपने आप को डिफेंस करने के लिए, तो मैं कहता हूँ वो भी नहीं करना चाहिए था। मगर जिस तरह अटैक हुआ, पहली गोली आपको पता है दाऊद खेल में लगी, बुलेट इंजरीज लगी, वो जहां से हमारा काफिला डीआई खान और मियां वाली वाला आ रहा था। अच्छा। दूसरी गोलियां चलाई गई यहाँ तरनोल पे, उसकी भी एविडेंस मौजूद है। तीसरी गोलियां चलाई जो उस दिन के टाइम जो डी चौक पे चलाई गई, और चौथी मर्तबा जो फायरिंग की, शदीद तरीन फायरिंग रात को, और उसके नतीजे में देखें जो तो ठीक है लोग दिन में या रात जी। को कोई जिसका कोई अजीज रिश्तेदार था उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया, जिन लोगों का कोई वली वारिस नहीं था, ये लोग अपनी जिंदगी जी बचा रहे थे, क्योंकि अगर वो रहते 2 मिनट के लिए भी तो वो खुद मर जाते। जी तो वो लाशें जो थी आज तक वो नहीं मिल रही और लोग मिसिंग हैं। सर, तो उसका हम नंबर क्या है? एक बात आपको बता कितने दूं, लोग देखें मिसिंग हैं शोएब जी शाहीन साहब, कितने लोग मिसिंग हैं? देखें बहुत सारी, देखें बहुत नहीं बड़ी सर, तादाद नंबर। है। इन्होंने रात को कहा था, अभी तक हम कोई वेरीफाई नहीं कर ऑल सकते कि राइट। कितने, रात को इन्होंने खुद कहा था कि जी 950 प्लस हमने बंदे गिरफ्तार कर अच्छा लिए हैं, और जो जिन लोगों को पेश किया वो पेश किया तकरीबन 150-200 अफराद, बाकी लोग किधर हैं अच्छा, वो ये अभी अहम तक हमें नहीं सवाल है। पता। अच्छा शोएब फिर शाहीन साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, अच्छा फिर से आऊंगी, मुझे मतीउल्लाह साहब को भी शामिल करने दें, क्योंकि चाहिए मतीउल्लाह साहब को पिम्स अस्पताल से ही कोई नामालूम अफराद थे, वो उठा ले गए, उसके बाद आप अरेस्ट हो गए, ये कैसे हुआ? ये 11:30 बजे का टाइम था, 27 तारीख को। हम हॉस्पिटल में यही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कैजुअल्टीज़ के हवाले से, डेड बॉडीज़ के हवाले से, और कुछ चीज़ें मैंने अभी लाई भी हैं मंजर आम पे। तो उसके बाद जब हम निकले हैं हॉस्पिटल से, तो ये कुछ लोग थे, नकाबपोश लोग थे, उठाया उन्होंने, सर पे चादर डाली है, उठा के वो 6-7 मिनट बाद एक जगह पे लेकर गए और कुछ देर वहाँ पे रखा। घंटे डेढ़ के बाद जो है मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये पुलिस के लोग हैं, कि जब ये मुझे पिम्स अस्पताल में उसी जगह पे डॉक्टरी मुलाहिज़े के लिए लेकर आए, वो जो FIR काटने के बाद जो मुलज़िम का वो करवाते हैं, तो वापस ले आए पिम्स अस्पताल। हाँ, और वही उन्हीं डॉक्टरों के सामने जिनसे मैं सवाल जवाब कर रहा था, और डॉक्टर मौसूफ भी जो हैं वो चादर मुंह से हटा के उन्होंने नहीं देखी कि मुलज़म की सेहत क्या है या मुलज़म की क्या हालत है, वो भी ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे जैसे डॉक्टर कम और पुलिसिया ज़्यादा हैं। तो बहरहाल ये मामला हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है, मुआयना के लिए आपको डॉक्टर के पास लेके गए? एग्जैक्टली मुआयने के लिए लेकर गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा था। हमें यहाँ तक बताया गया कि जो वार्ड में ज़ख्मी गए थे गन शॉट वूंड के लोग, उन तमाम पेशेंट्स की जो फ़ाइलें हैं वो पिम्स की इंतज़ामिया ने वजारत दाखिला के हुक्म पे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पे अपने कब्ज़े में कर ली हैं और कंट्रोल में कर लिए हैं। मरीज़ जिनकी डेथ हुई थी वार्ड्स के अंदर, देखें एक तो वो हैं जो रिसीव डेथ थे, ठीक है, उनका भी मेरे पास काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट्स हैं, आ चुके हैं, और एक वो हैं कि जो ज़ख्मी आए थे लेकिन वार्ड्स में उनकी डेथ हुई, या ऑपरेशन के दौरान या ICU में उनकी डेथ हुई है, तो उनका रिकॉर्ड भी हुकूमत के पास है। एक डेथ रजिस्टर है जो कि इमरजेंसी में होता है, वो डेथ रजिस्टर भी हमने अपनी आंखों से देखा, उसमें कुछ चीज़ों को हमने नोट किया, लेकिन फिर वो डेथ रजिस्टर भी गायब कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें अब अभी तक सामने हैं, बट ऑब्वियसली अब PTI की तरफ से जो लिस्ट आई है इनको भी मैं देखूंगा, और जो मेरे इसके पास अंदर हम 7 लोगों की तस्दीक कर चुके हैं, ये 12 की लिस्ट है। नाजरीन, PTI ने 12 की लिस्ट शाया की है कि उनके 12 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए इस धरने या इस एहतजाज के दौरान। हमने 7 की तस्दीक कर ली है, मगर हम आपको ये भी बता सकते हैं कि मतीउल्लाह जहाँ साहब ने तो पिम्स अस्पताल का बताया जहाँ हम गए थे, मगर हम उससे पहले पॉलीक्लिनिक भी गए थे, और हमने बार बार वहाँ पर डॉक्टर से मुलाकात करने की कोशिश की, उस डॉक्टर से मुलाकात करने की कोशिश की, और हमने मुलाकात की जिसने
जो दस्तखत किए हुए थे जहाँ पे बॉडीज़ रिसीव होती हैं उस कागज़ के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हुए थे, मगर उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया है कि आपने बिल्कुल बात नहीं करनी प्रेस से, आप हमारे एक स्पोक्स पर्सन हैं, आप जाएँ उनसे बात करें। जब हमने स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश की तो वो उन्होंने कहा कि वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, वो वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। उन्होंने एक नंबर दिया जो अब तक जो है हम मिलाते रहे हैं मगर उस नंबर से कोई उठाता नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो खून हुआ है, चाहे वो पुलिस का है, रेंजर्स का है, आम शहरियों का है, उस खून का जो है मुल्ज़िम हम कहाँ तलाश करें और वो खून किसके हाथों में तलाश करें, ये सवाल हम रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब, चूँकि आप वफाकी वज़ीर हैं, अब देखिए किसी भी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा सान्या है, चाहे आम शहरी मारे गए हों, चाहे रेंजर्स मारे गए हों, चाहे पुलिस एहलकार मारे गए हों। पीटीआई कहती है कि जी आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, आप इंक्वायरी करें। आप लोगों ने इंक्वायरी की थी, आपको याद होगा, इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी मॉडल टाउन के इंसिडेंट के अंदर। अब आगे अगर बढ़ना है तो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना है तो मैं यही समझता हूँ कि देखिए ना, अदालतों में तो या तो अदालतें फैसला कर सकती हैं कोई भी चीज़ का फैसला, जैसे आपने जुडिशल कमीशन कहा, या कोई अदालतों में जो केस होंगे तो या कोई इंडिपेंडेंट कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये क्या हमारे किसी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि चढ़ाई कर दो अपने मुल्क पे, कहते रहो कि भाई आप बाद आ जाओ और बैठ के डिस्कस कर लो, बात कर लो, नेगोशिएट कर लो। बात करने उनका लीडर कह रहा है और उनके बाकी लीडर थे किधर? आखिर ये पार्टी ने अपने तमाम वर्कर्स उनके किधर थे, उनके लीडर्स किधर थे? यही आए हुए थे ना, जत्था बना के केपीके की मेजॉरिटी आई हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कोई ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था और गलत हुआ है, उसकी सब कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे। पहली बात तो ये कि इन्वेस्टिगेट प्रॉपर किया जाए। अभी तक तो मुख्तलिफ राय आ रही है ना, सर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, कैसे साहब ये जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि जब हम बाहर गए, चूँकि हमारा भी दफ्तर आप देख रहे हैं कि डी चौक के करीब है, जब हम बाहर गए तो जिस तरह की एक दीवार बना के ना जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो खड़ी हुई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी कैसे निकल गए, इसलिए चूँकि उनको एक तरफ से वर्कर्स ने घेरा हुआ था, दूसरी तरफ से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, और जिस रास्ते से वो गए हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी चेक पोस्ट है। तो अगर आपने 600 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया और ये आप कह रहे हैं, तो जो मरकज़ी मुल्ज़मान है इसके अंदर, जो उनको लीड करके लाए, वो यहाँ से भागने में फ़रार कैसे हो गए सारे चेक पोस्ट क्रॉस करते? ये तो उन्हीं लीडरों से पूछें जो फरार भी हुए। अच्छा। और जो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर को पकड़ा गया, सबसे पहले तो उनको लीड, हुकूमत के पास हुकूमत है ना, देखिए ना, लीड तो उनको करने, वो खुद केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। हुकूमत तो देखिए ना वहाँ से लेके आए। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपने किसको बुलाया? आपने रेंजर्स को भी बुला लिया, फिर आपने पुलिस, पंजाब पुलिस को भी बुला लिया, फिर आपने आखिर में फ़ौज को भी तलब कर लिया। ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास थी, तो फिर क्या हुआ? कैसे वो भागने में कामयाब? मैंने तो पहले कहा कि मैं तो वहाँ थोड़ा नहीं, मुझे तो पता नहीं है, आप ही बताइए, इन्वेस्टिगेट कर। लेकिन अगर किसी मुल्क का सरबराह आया हुआ हो, ये बेलारूस के सदर आए हुए थे, जब भी कोई सदर आने लगता है इनको ये धरने याद आ जाते हैं मुल्क का। उसी दिन आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज 3500 इंडेक्स कम हो गया, और दूसरे दिन जब ये मामला हुआ तो 5000 तकरीबन 4700 इंडेक्स बढ़ गया। तो मुल्क का कितना हम समझ नहीं। मतीउल्लाह साहब के ऊपर भी कुछ कमेंट करें कि देखें, जिस तरह आपने कहा ना इन्वेस्टिगेट करें, हम लोग भी इन्वेस्टिगेट ही कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट के पादाश के अंदर ही उठा लिए गए। तो आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर सहाफ़ी खुल के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो सच तो वहाँ पे दब जाता है ना जी। दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। यही चीज़ें अदालतों में, हमारी अदालतें तो आपके सामने है ना, उनको दे भी रही हैं, जो भी कैद हुए या पकड़े गए। हाँ। तो आप कह रही हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं, तो सबको हमें, हमारी अदालतें ही एक ऐसा, हुकूमतें तो जो आती रही मुसलसल, आज पहली हुकूमत तो नहीं है, इससे पहले भी तो वाक़यात यही होते रहे ना। हाँ। क्या हुआ? हर पार्टी की हुकूमत तो आ चुकी है हमारे यहाँ। हाँ। पीपल पार्टी की हुकूमत आई, पीटीआई की आई, मुस्लिम लीग की आई, आती रही है ना। हाँ। किसी एक हुकूमत के बारे में ये हुआ कि नहीं, ये नहीं कर रहे भाई, जो कुछ भी हो रहा है तो उसका हल भी तो निकलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं बातचीत में होगा। शुएब शाहीन साहब, आपकी जानिब देखिए, अब तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आपने कोई तहकीकात की या आप तक अब तक ये बात पहुंची है कि इमरान खान साहब क्या चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि ये सब डी चौक चले जाएं, या वो चाहते थे कि जिस तरह के बताया गया तमाम लीडरान को कि वो संगजानी में जाएं और वहाँ पे प्रेशर बने, फिर मुज़ाकरात भी हों,
That would have led the way for a negotiation. देखें मैडम, पहली बात तो यह है कि संजानी हो या इस्लामाबाद हो, डी चौक में हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। संजानी में हमने इजाजतनामे के साथ जलसा किया, हाँ। सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे और अगले ही दिन मेरे समेत सारे पार्लियामेंटेरियंस को उठा करके ले गए जेलों में। 2-2, 3-3 FIR दहशतगर्दी की दे दी। इन कठपुतलियों का क्या यकीन है? बात ये नहीं है, बात ये है कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने आपको कहा ना कि पहली गोलियां इन्होंने दाऊद खेत चलाई, दूसरी मरतबा 26 नंबर चुंगी पे चलाई। तो हम डी चौक आए या संजानी जाएं, दोनों जगह पे इन्होंने यही काम करना था। क्वेश्चन यहाँ सिर्फ इतना है कि आपने डिस्पर्स करना है, आपने FIR काटनी है, आपने शेलिंग करनी है, आपने लाठीचार्ज करना है, गिरफ्तारियां करनी है, जेलों में डालना है, जो चाहे करें। लेकिन सिविलियंस के ऊपर, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर जिस अंदाज से रियासी दहशतगर्दी का काम किया गया और जिस अंदाज से उनको गोलियां मारी गई, ये तो किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी तो छोड़े, किसी मैं कहता हूँ 76 साल तारीख में पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये तो इस्लामाबाद में नहीं कभी हुआ। या फिर आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में कभी नहीं हुआ, या मकबूजा कश्मीर में या लेबनान या फलस्तीन में हमने देखा है इस तरह कि सीधी गोलियां स्नाइपर्स के जरिए मारना। और उसके बाद अच्छा, अगर इनकी नेक नियति है और अगर ये बदनीयत नहीं है तो मुझे बताएं कि फिर हॉस्पिटल्स में क्यों ये पाबंदियां लगा रखी हैं, क्यों रजिस्टर छुपा रहे हैं, क्यों ये जख्मियों का डेटा नहीं दे रहे। और फिर सबसे बढ़कर ये देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सरमाया हुआ करते हैं उनके कारकुनान, वो आए हैं, एक पॉलिटिकल एक स्पेस है उनके पास, एक पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, वो आए हैं अपनी एक बात बनवाने के लिए। कोई मानता है नहीं मानता है, आप इंगेज करते हैं नहीं करते हैं, थक हार के वो खुद चले जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि डी चौक में करना प्रोग्राम गलत था, 144 की खिलाफ वर्जी होगी, आप पर्चे दे दें। बात ये नहीं है, बात ये है कि गोली मारना एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। इसको कैसे हम मगर देखिए शुएब शाहीन साहब, वहाँ पे मतीउल्लाह साहब भी थे। मती साहब, आप डी चौक में थे, मैं भी वहाँ पे थी, आपने क्या देखा? और जो ये बात कर रहे हैं कि जी कुछ ऐसे लोग थे, घुसपैठिया थे, जिन्होंने वेपन्स जो हैं वो पकड़े हुए थे, आपने किसी को देखा किसी मुजाहिरीन के हाथों में वेपन्स हों, या आपने जो है वो गोलियां कहाँ से आते हुए देखी? ये कह रहे हैं कि जी स्नाइपर्स बैठे हुए थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हॉस्पिटल्स में रहा हूँ 27 की तारीख को दिन के बाद, और फायरिंग की सिर्फ हमने आवाज़ें ज़रूर सुनी हैं शहर में, जो साथ ही आपका भी दफ्तर करीब है। बिल्कुल दफ्तर करीब है, लेकिन वहाँ से प्रोग्राम करके जब हम निकले तो पूरा अंधेरा हुआ था ब्लू एरिया में, और हम सीधा फिर प्रोग्राम करके न्यू टीवी के ऑफिस से पिम्स हॉस्पिटल गए। मैं और साकिब बशीर हम दोनों इकट्ठे थे, तो वहाँ एग्जैक्टली डी चौक था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की उस वक्त जो है रसाई हो जब इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हुकूमत से कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई ऐसा बड़ा सानहा होता है तो ज़ख्मियों की और जो डेड हैं उनके फ़हरिस्तें जो हैं वो आवेज़ा की जाती हैं, और हत्ता कि अगर लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है इतने बड़े पैमाने पे तो उनकी भी फ़हरिस्तें जारी की जानी चाहिए। अब लोगों को वो गिरफ़्तार करके उनके ख़ानदान वालों को सारे इस्लामाबाद के थानों की भाग दौड़ में लगा दिया गया किधर गया हमारा और बंदा, जो डेड बॉडीज़ जो हैं लोगों को पता ही नहीं है कि जो उनके चाहने वाले आए थे वो ज़िंदा हैं, वो किसी मुर्दा खाने में या किसी थाने में लोगों को इसी चक्कर में डाल दिया गया है, और लोग यही समझ रहे हैं कि शायद किसी थाने से मिल जाए। उम्मीद लेके बैठे, उम्मीद लेके बैठे हैं। तो इसी तरह ये टाइम गुजार दे, महीना 2 महीने, और इस दौरान एक एक करके अगर कोई डेड बॉडी है भी तो जारी कर रहे हैं। तो ये देखें ना, PTI ने ये जो जारी की है, ये जो तस्वीरों के साथ जो लिस्ट जारी की है, ये तकरीबन 12 लोग हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस एक एक तस्वीर के ऊपर उंगली रख के वो बताएं कि ये बंदा ज़ख्मी है, फ़लाँ अस्पताल में है, ये बंदा जो है ठीक है, फ़लाँ थाने में है। कितने लोग मारे गए थे? देखिए, जो मेरे पास, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो डॉक्यूमेंट है उनके मुताबिक रिसीव डेड जो हैं वो तकरीबन 7-8 के करीब हैं, और उसके बाद जो गन शॉट वुंड्स हैं उनके जो डेड हैं वो वार्ड्स में जो जाके जिनकी डेथ हुई है। एक केस तो मुझे ये भी बताया कि एक 2 सगे भाई थे, एक की डेथ हो गई है, और वो बिलाल का नाम मुझे बताया गया जो, और उसका दूसरा भाई शदीद ज़ख्मी है, वो भी सीरियस है, और वो भी वार्ड मेडिकल 6 में था। और उसका अभी कुछ नहीं पता, और जब हम मालूम करने गए तो उन्होंने कहा जी कोई आप ये सवाल जवाब नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड फाइलें ही गायब हैं उनकी, जो कि बाद में जिनकी डेथ हुई है। कैसे साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? एक तो फाइल्स गायब हैं,
प्रेशर डाला जा रहा है अस्पताल पे तो हम खुद देख के आए हैं। चले, अगर आप लोग जो है इतना तो बताएं कि ये जो 12 की लिस्ट शाया हुई है, क्या वाकई में ये ऐसे मारे गए हैं कि नहीं? जो लोग आपकी हिरासत में हैं वो कहाँ हैं? कम से कम उनके लोगों को ये, उनके रिश्तेदारों को ये पता चल जाएगा कि भी हमारा बंदा जो है फ़लानी जेल में, इतना तो बनता है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें ना, जो चीज़ें अभी तक आपकी इन बातों से सामने आ रही हैं कि 7 बंदे मारे गए, अंदाज़न ये बात हो रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। हुकूमत की तरफ से तो कोई हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा कोई हमें नहीं है डिटेल दी। अच्छा, फिर 3 रेंजर और 1 पुलिस का मारा, तो ये क्या आपस में हम कर क्या रहे? लड़ाई आप सही है, आप करें, ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन अगर हमने यही कुछ करना है, हम यही कुछ करना है कि पहले बाद नहीं आते, हम समझे हम कब समझेंगे? हम जमहूरियत करें क्या? ये जमहूरियत मैंने कहीं ऐसी जमहूरियत नहीं देखी। मैंने भी जमहूरियत दुनिया के 50-60 मुल्कों में गया हूँ। जब मैंने देखा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है ना, तो रेड लाइट जलती है, प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर ग्रीन लाइट जलती है, लोग हम हर चीज़ को रास्ते में कर देते हैं। माजरत के साथ शेख साहब इधर उधर की बातें ना करें। मैं इधर उधर की बातें नहीं, मैं रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। मरे या नहीं मरे, मुझे क्या पता? आप हुकूमत में, हुक्मरान जमात में, आप कह रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं जमहूरियत के ऊपर, बंदों पे गोलियां चला रहे हैं। मैं ऐसे तो मत भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, नमक पे जख्मों पे नमक छड़क, क्या ये जो बंदे मरे हैं, रेंजर के बंदे मरे हैं, जो पुलिस के मरे हैं, वो कैसे मरे? आप हुक्मरान, अच्छा पुलिस के मरे तो आप क्या करें? सिविलियन को क्या करें? हम लड़ते ही रहे। मैं तो कह रहा हूँ इतना जालिम तो नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा, तो बैठ के हम कह रहे हैं असेंबली में बात कर रहे हैं, ये असेंबली में बात करने की इस काबिल भी नहीं है कि बता सके कितने मरे हैं। चले, ये हम उम्मीद आपसे रखते हैं, तो मैं बता देता। मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत कम से कम तस्दीक करेगी कि क्या फैक्ट है, अपनी जो सही मामले में, और पार्लियामेंट के अंदर भी आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर बात की जाएगी। पार्लियामेंट में बात करने का फोरम है, आपस में बैठ के हम तो उम्मीद कर रहे थे लोग हैं, लीडर तो आते नहीं है सामने, वो जिथे अपने सामने करते हमने ये अच्छा मजाक मगर बात ये है कि उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्लियामेंट वहाँ पे है, पार्लियामेंट अभी तक बहाल है, कम से कम आप पार्लियामेंट का एक सेशन तो बुलाते और पता करते कि जी क्या हुआ, आपस में बात तो करते। मगर कम से कम इस प्रोग्राम से हम ये तस्दीक कर चुके हैं कि 7 लोग जो हैं, जो PTI के कारकुनान थे या उनके सपोर्टर थे, वो जब इस जलसे जुलूस के अंदर आए तो वो गोली लगने से जाँ बहक हुए। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।